गुड मॉर्निंग। फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। जो लोग अभी कोरोना से जूझ रहे हैं उनमें हम लोग भी हैं, और ये कोरोना का ही संयोग है कि हम लोग घर में बैठे हैं और आराम से बातें कर रहे हैं। आज हम लोगों ने बातचीत का जो विषय रखा है वो रखा है सोशल मीडिया, मित्रता और आत्मीयता। एक तरीका तो यह है कि इस विषय को वैसे ही सिलटा लिया जाए जैसे कि साधारण तौर पर लोग सिलटाते रहते हैं। ये जो मैं लगातार जो आपके बीच में जो लेक्चर दे रहा हूं, विषय में जानबूझ के वे चुन रहा हूं जो कि आम अभिरुचि के हैं, लेकिन मेरी जो दिलचस्पी है वो ये कि वे लोग जो कि एकेडमिक पर्पज से यहाँ जुड़े हुए नहीं हैं, वे लोग भी इन विषयों में आनंद लें और वे लोग भी आनंद लें जो कि एकेडमिक पर्पज से जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत सारे लेक्चर्स जो है वो उन लोगों के काम आ सकते हैं जो कि वर्चुअल रियलिटी और वर्चुअल मीडिया पर काम कर रहे हैं। पहले ही चीज तो यह है कि सोशल मीडिया और मित्रता के बारे में हम पिछले 2 लेक्चर्स में लगातार बात करते हैं, उसके दूसरे एक एक अलग अलग डायमेंशन पे। आज हम लोग उसकी आत्मीयता वाले पहलू पर बात करेंगे। ये एक वास्तविकता है कि इंटरनेट के आने के बाद में, सोशल मीडिया के आने के बाद में एक बड़े किस्म का जो है कम्युनिकेशन नेटवर्क, ह्यूज नेटवर्क हम लोगों के बीच में पैदा हुआ है और उसने हमें कम्युनिकेट करने में बहुत मदद की है। ये एक वास्तविकता है, इसे स्वीकार करना चाहिए। यह भी एक वास्तविकता है कि कुछ ऐसी बीच में विकसित हुई हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत कम्युनिकेशन की संरचनाओं का उदय हुआ। अभी तक फेसबुक लाइव के आने के पहले तक मेरे जैसे लोग सिर्फ लिख रहे थे। यूट्यूब था, यूट्यूब का हम इस्तेमाल उतना नहीं कर पाते थे क्योंकि वो थोड़ा सा परिश्रम साध्य और थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी है मेरे जैसे सरल किस्म के लोगों के लिए। फेसबुक लाइव मेरे लिए इजी है, तो मैं इसका इस्तेमाल निश्चित तौर पर ज्यादा करूंगा। मैं क्यों ज्यादा करूंगा, एक 2 बातें उसके संदर्भ में कहनी बहुत जरूरी हैं, और वो इस सोशल मीडिया की प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। ये जो इंटरनेट पर जो हम लोग जाते हैं इसकी प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, और ये वे बातें हैं जिनका कि आमतौर पर हम लोग जिक्र नहीं करते या हम उनकी अनदेखी करते हैं। एक दार्शनिक बात वो ये कि ये जो सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम लोग खेल रहे हैं अभी, जिसमें कि हम लोग रमण करते हैं, बिना सॉफ्टवेयर के इंटरनेट, कंप्यूटर, इसमें से कोई चीज नहीं बनती। कोई चीज आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है? सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करता है? सॉफ्टवेयर बुनियादी तौर पर क्या है, इसके बारे में सबसे अच्छा तो वही लोग बता सकते हैं ना जो सॉफ्टवेयर के विशेषज्ञ हो, जिन्होंने इस पर सारी जिंदगी खपाई हो। वर्चुअल रियलिटी के एक दादा गुरु हैं। आप में से जो लोग थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो, वे लोग जेरोन लेनियर को इंटरनेट पर खोजें, उनकी किताबें, उनके लेख, सब कुछ मिल जाएंगे आपको। जेरोन लेनियर उन लोगों में से है जिसने कि वर्चुअल रियलिटी की बेसिक टेक्नोलॉजी को बनाया, बेसिक कॉन्सेप्ट को उसने डेवलप किया। अभी जो दुनिया में जो उपलब्ध जो महानतम ब्रेन है उनमें से वो एक है। वो कहीं पढ़ने नहीं गए, शिक्षा हुई है और अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करके जेरोन लेनियर ने
सारी दुनिया में अपना यश अर्जित किया और सारी दुनिया की जो सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय उनकी वो सर्वोच्च परिषदों में आज भी है। आप जाइए इंटरनेट पर खोजिएगा जेरोन लेनियर को, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आपको बहुत मजा आएगा। मैं उस रहस्य को खोलना चाहता हूं जिस रहस्य में हम लोग जाना नहीं चाहते या जिसको जानते नहीं हैं। मैं पिछले मतलब तकरीबन 20-22 साल से मैं जेरोन लेनियर को पढ़ रहा हूं। मैं लगातार जब भी उनका कुछ आता है तो पढ़ता रहता हूं। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जेरोन लेनियर ने बात कही है जो हम सबके लिए शिक्षा की और काम की है। उन्होंने कहा है कि यह सॉफ्टवेयर क्या है। पहले सवाल उठाया सॉफ्टवेयर क्या है और फिर उसका उत्तर दिया। वो कहते हैं सॉफ्टवेयर और कुछ नहीं है, सिर्फ विचार और विचार और विचार की अभिव्यक्ति। वहां कोई मनुष्य या पर्सन नहीं होता, व्यक्ति नहीं होता। सॉफ्टवेयर में कोई व्यक्ति नहीं होता। प्रकृति से लेकर राजनीति तक जितनी भी चीजें हम इस सॉफ्टवेयर में लिखते हैं, जो कि इंटरनेट के कंप्यूटर के पूरे तंत्र में सॉफ्टवेयर का ही तंत्र है, वे सारी की सारी चीजें सिर्फ विचार के तौर पर हमारे सामने आती हैं। आदमी तो इसमें से नदारत है, आदमी तो है ही नहीं इसमें। जेरोन लेनियर ने एक बात कही थी जिसका कि मैं इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा कि आदमी जब तक बोलता नहीं है तब तक उसकी उपस्थिति का आभास नहीं होता। और जब फेसबुक लाइव ने ये सॉफ्टवेयर लिंक किया कि अब आप इससे लाइव कर सकते हैं, तो मेरे जैसे लोग के लिए ये, क्योंकि मैं कल तक एक सिर्फ विचार था, अभी एक मैं साक्षात मनुष्य हूं आपके सामने। मनुष्य जब तक बोले नहीं तब तक वो मनुष्य नहीं है। अब तक सॉफ्टवेयर में जो कुछ लिखा गया, उसके जरिए जो कुछ कहा गया, वह सिर्फ अभिव्यक्ति थी और वह सिर्फ विचार था। हम जो लोग लिखते हैं वो सिर्फ विचार होता है, वहां कोई व्यक्ति नहीं होता। उपस्थिति से व्यक्ति की उपस्थिति का भ्रम नहीं पालना चाहिए। और यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण फिलॉसफिकल निष्कर्ष है इस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में। जेरोन लेनियर की इस धारणा को अभी तक किसी ने क्वेश्चन नहीं किया है। जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया है, सॉफ्टवेयर की फिलॉसफी बनाई है, जो लोग इस क्षेत्र के दादा गुरु माने जाते हैं, उनमें जेरोन लेनियर टॉप पर हैं। तो जब तक आप इंटरनेट पर लिखते हैं तब तक आप सिर्फ अपने को एक्सप्रेस करते हैं, आप विचार व्यक्त करते हैं और कुछ नहीं करते, और कुछ नहीं करते। जैसे मैंने एक पोस्ट लिखी, अचानक उस पर कुछ लोग आए, वो अपने लाइक कर गए, कुछ लोग आए वो टिप्पणियां लिख गए, कुछ लोग आए जो, या ब्लॉग में भी यही होता था, कुछ लोग आए वो अपना एक फोटो साट गए, कुछ लोग आए वो वीडियो लगा गए। क्या है ये? क्या ये व्यक्ति है? जी नहीं, ये सिर्फ चंचलता है, फ्रैगमेंट्स। ये सिर्फ चंचलता है जिसे आप देखते हैं, व्यक्ति नहीं होता वहां। सॉफ्टवेयर में रमण करते समय, सोशल मीडिया में रमण करते समय, इसके तमाम किस्म के तंत्र के साथ में खेलते समय, लिखते समय, आप यह चीज ध्यान रखें कि यहां जनता नहीं है, मनुष्य नहीं है। ये जो लगातार कमेंट्स आते हैं, लगातार जो है इस पर डिबेट होती है, लगातार इस पर फोटो आते हैं, तमाम किस्म की चीजें दिखाई देती हैं, ब्लॉग दिखाई देते हैं, यूट्यूब चैनल दिखाई देते हैं, तमाम चीज। ये क्या है? ये सिर्फ चंचलता है। चंचलता को मनुष्य नहीं कहते। और ये अपने आप में एक बड़ा पैराडाइम है जिस पर के कभी हमने सोचा ही नहीं। जब आप इस पर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम किससे बात कर रहे हैं।
हम जब वहां पर लिखते हैं और लिख के संवाद करते हैं, लिख के जो कम्युनिकेट करते हैं, हम क्या करते हैं? व्यक्ति बात नहीं करते, विचारों से विचारों का आदान प्रदान होता है, व्यक्ति नहीं होता वहां। मशीन होती है, मशीन में विचार होते हैं खाली। सॉफ्टवेयर क्या है? एक आइडिया है। अभी मैं मशीन बंद कर दूं, ये कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर मशीन क्या है? सॉफ्टवेयर मशीन एक आइडिया है। इससे अधिक उसे समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज जो कि उन्होंने रेखांकित की, जिससे कि शेयर करना बहुत जरूरी है, वो ये कि ये जो कम्युनिकेशन आया है जिसमें कि हम लोग रमण करते हैं, घंटों खर्च करते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं इसे, ये एक तरह से सुपर ह्यूमन फिनोमेना है। ऐसा फिनोमेना है जिसका कि हमने कभी अंदाजा ही नहीं किया। जब आप कम्युनिकेशन को एक सुपर ह्यूमन फिनोमेना के तौर पर देखेंगे तो वहां फिर ये व्यक्तियों के बीच के कम्युनिकेशन के ऊपर दिखाई देगा। ये व्यक्तियों का कम्युनिकेशन इसके नीचे। और सोशल मीडिया तो एकदम पीक है ये सुपर ह्यूमन फिनोमेना का। तो हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का जो कम्युनिकेशन है वो एक तरह से सुपर ह्यूमन कम्युनिकेशन का एकदम सर्वोच्च शिखर है। और ये जो सुपर ह्यूमन फिनोमेना के तौर पर इस कल्चर का विकास, इसके क्या परिणाम होंगे, क्या चीजें होंगी, ये चीजें हम लोग बीच बीच में जैसे मौका लगेगा हम लोग उठाएंगे, डिस्कस करेंगे आपसे। लेकिन जो चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि ये इल्यूजन नहीं पालना चाहिए। सॉफ्टवेयर में रहते हुए ये इल्यूजन नहीं पालना चाहिए कि हम जो है मनुष्य से बात कर रहे हैं। यहां विचार से विचार का आदान प्रदान होता है, मनुष्य का मनुष्य से आदान प्रदान नहीं होता। सॉफ्टवेयर ने एक अद्भुत क्षमता विकसित की है। आप अपना एक मैसेज छोड़ दीजिए, वो मैसेज पड़ा रहता है रास्ते में कहीं, दूसरा जब खोलेगा वो आदमी थोड़ा ही है वहां। तो किन के बीच में कम्युनिकेशन है? सोशल मीडिया में किन के बीच में कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन अभी है जो कि अभी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम बोल पा रहे हैं। अभी इसके पहले हम बोल नहीं पा रहे थे आपसे, हम सिर्फ लिखकर बात कर रहे थे। जब मनुष्य बोलता है तब तो उसकी आत्मा का आभास मिलता है। लेखन में उसकी आत्मा का आभास नहीं मिलता, उसकी जीवंतता का आभास नहीं मिलता। जब सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, एक मतलब हमारी फेसबुक फ्रेंड हैं रंजना, उन्होंने पूछा है, तो नहीं नहीं नहीं, ये व्यक्तित्व के नकार की बात नहीं, व्यक्तित्व है ही नहीं वहां। ये इल्यूजन है कि वहां व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व है ही नहीं वहां, वहां सिर्फ एक आइकॉन है, वहां एक मैसेज है, व्यक्तित्व नहीं है। जेरोन लेनियर की जो बात है उसे गंभीरता से समझने की जरूरत है। वो एक दार्शनिक व्यक्ति है और वो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है। जिस वर्चुअल टेक्नोलॉजी में हम लोग अभी रमण कर रहे हैं उसका वो आया है, उसकी बात में वजन है।
एक और चीज पैदा हुई है इस बीच में जो कि जिसकी तरफ जेरोन लेनियर ने ध्यान खींचा है, वो ये कि ये जो फेज है जिसमें कि ये वर्चुअल टेक्नोलॉजी और ये तमाम किस्म के कंप्यूटर और इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये तमाम चीजें चल रही हैं, इसने एक और चीज पैदा किया, वो ये कि एक जो यंग लोग हैं, जो नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी के अंदर उसने, पहले क्या था कि पहली जो पीढ़ी थी उसके अंदर मनुष्य के अंदर गहरी आस्था थी, मनुष्य बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन नई पीढ़ी को मनुष्य से कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं है। वो ये मान के चलते हैं मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि अभी के कर तो वही लोग सकते हैं जिनके पास ताकत है। लोग सोचते ही नहीं है कि जिनके पास ताकत नहीं है वो कितने ताकतवर हैं। साधारण मनुष्य कितना ताकतवर है आप इससे समझ लीजिए कि पिछले दिनों जो लेले देदे मची हुई है मजदूरों को लेके, वो क्यों मची हुई है? मजदूर असहाय जरूर है क्योंकि उनके पास घर लौटने के साधन नहीं है, लेकिन मजदूरों के बिना यह समाज अपाहिज है। हिंदुस्तान के पूंजीपति और हिंदुस्तान का शासक अपाहिज है। मजदूर अगर तय कर लें कि वो काम नहीं करेंगे तो आप तय मान लीजिए शासन कुछ नहीं कर सकता। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। कश्मीर में आपने पूरा एक्ट बदल लिया ना, 370 बदल लिया। कश्मीर में हर चप्पे चप्पे पे सेना है और हर चप्पे चप्पे पर अभी केंद्र के अधिकारी हैं, लेकिन कश्मीर की जनता आपके साथ नहीं है। कश्मीर की जनता, ज्यादातर लोग दुकान नहीं खोल रहे, ज्यादातर लोग बिजनेस नहीं कर रहे। पिछले बिजनेस ठप पड़ा हुआ है कश्मीर का। सरकार आपकी, कानून आपके, पुलिस आपकी, सेना आपकी, लेकिन उत्पादक शक्तियां काम करने के लिए तैयार नहीं है, जनता काम करने के लिए तैयार नहीं है। कश्मीर की इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है? नहीं हो सकती। जो जनता असहाय दिखाई देती थी वो जनता भी ताकतवर दिखाई दे रही है। तो ये जो यूथ, जो नई पीढ़ी है, उसके अंदर जो ये इल्यूजन है कि जो ताकतवर है वही कुछ कर सकता है और जो साधारण आदमी है, जो मनुष्य है, उसके अंदर कुछ करने की ताकत नहीं है, ये इल्यूजन दिमाग से निकाल देना चाहिए। साधारण लोग सब कुछ कर सकते हैं। साधारण नागरिकों ने बिना बम के अमेरिका को हरा दिया था वियतनाम में, आप जान लीजिए इसे। वियतनाम में लोगों के पास में हथियार नहीं थे अमेरिका का मुकाबला करने के लिए, इतने नापाम बम फेंके कि पूरा वियतनाम नष्ट कर दिया। और वियतनाम की जनता लड़ती रही। तो सोशल मीडिया पर बात करते समय पहली चीज, बुनियादी चीज जो जेहन में रखने की है, अब एक चीज से अंदाजा लगाइए अभी आप, अभी स्थिति कितनी गंभीर है अभी हमारे बीच में। मैं नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं है कि सोशल मीडिया पर, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट पर, वर्चुअल रियलिटी पर, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट पर मेरे अलावा कभी किसी ने फेसबुक पर, सोशल मीडिया में कभी लिखा हो। लोग कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध ये सब लिखते रहे हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को लेकर कभी चर्चा नहीं की है हिंदुस्तान में। किसी भाषा में नहीं की है ये बात, जान लीजिए आप। तो जब अभी चर्चा ही नहीं हुई है तो मेरी बात मानेगा कौन? मैं भी तो पहली बार बात कर रहा हूं ना। मैं किस इशू पर बात कर रहा हूं आपसे? मैं सोशल मीडिया के जो आइडियोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल, जो उसके टेक्नोलॉजिकल, जो वैचारिक एस्पेक्ट है, उन पर बात कर रहा हूं मैं आपसे। क्यों? क्योंकि हमारे यहां सोशल मीडिया की, साइबर कल्चर की, वर्चुअल रियलिटी की कोई साक्षरता नहीं है।
कहने में अच्छा नहीं लगता, मैं पहला व्यक्ति था जिसने जेरोन लेनियर के बारे में लिखा हिंदुस्तान में। मैं पहला व्यक्ति था जिसने वन्नेवर बुश के बारे में लिखा। अब यह मत पूछेगा वन्नेवर बुश कौन है, आप इंटरनेट पर जाइए और देख लीजिए। वन्नेवर बुश वह है जिसने कंप्यूटर को कंसीव किया पहली बार। तो आपके यहां तो डिबेट ही नहीं होती, आपके यहां सिर्फ उत्पाद और प्रोडक्ट और उनके उपयोग की बात होती है। आप उसके दर्शन और उसके उन दर्शन से जुड़े हुए पहलुओं को देखना और जानना ही नहीं चाहते, उन पर बात ही नहीं करना चाहते। मैंने जानबूझकर जेरोन लेनियर का नाम बोला कि जिससे क्योंकि उसकी किताबें इजीली इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, आप लोग जाएं, पढ़ें, समझने की कोशिश करें। जेरोन लेनियर ने जो बात कही है उसे गंभीरता से लें। सॉफ्टवेयर माने आइडियाज, वह विचारों की अभिव्यक्ति का सिर्फ एक टूल है। सॉफ्टवेयर क्या है? सिर्फ एक आइडिया है। और ये अब तक की हमारी जो प्रैक्टिस और समझ है इसके एकदम विपरीत है ये चीज। इंटरनेट में कहीं पर भी, किसी भी सोशल मीडिया में कहीं पर भी, कोई भी किसी भी जेनर में कभी आदमी नहीं होता, वहां सिर्फ विचार होता है। और उस विचार को कभी भी आप कंप्यूटर खोलिए, देख लीजिए, कंप्यूटर बंद कर दिए, वो आदमी बंद हो गया। तो पहला जो डायमेंशन है वो इसका फिलोसफिकल डायमेंशन है, उसे हम लोग अपने बहस के दायरे में लाएं। दूसरा डायमेंशन इसका जो प्रयोजन मूलक डायमेंशन है, वो प्रयोजन मूलक डायमेंशन जो है वो बहुत मजेदार है। एक और चीज है जिससे मैं कहना चाहता हूं आपसे अभी जैसे मैं बहुत बातें कर रहा हूं, मुझसे भी ज्यादा क्रांतिकारी लोग हैं जो बड़ी रेडिकल बातें करते हैं। आरएसएस के लोग हैं वो आरएसएस वाली बातें करते हैं, मोदी के लोग हैं जो मोदी की बातें करते हैं, कांग्रेस के लोग हैं वो कांग्रेस की बातें, और हम लोग खुश हैं। मोदी बहुत खुश है इसमें कि उसने बिल्कुल पछाड़ दिया है सबको। क्रांतिकारी लोग बहुत खुश हैं कि उन्होंने बड़े बड़े रेडिकल बातें की और बिल्कुल इंटरनेट को एकदम भर दिया है क्रांति से। आप गंभीरता से सोचिए, इंटरनेट पर की गई तमाम किस्म की वैचारिक या रेडिकल बातें क्या उस विचारधारा के एक्सपेंशन को दर्शाती हैं? एक साधारण सा तरीका है मेरे पास, तो मैं असाधारण तरीके तो नहीं जानता। अगर विचारधारा का प्रचार करने से विचारधारा का प्रसार होता है इंटरनेट पर खासतौर पर, तो ये बताओ मुझे कि ये आरएसएस वालों को ये 25-30 हजार लोग जो है साइबर सेल में पैसा देके भर्ती करने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि ये 10 करोड़ से ज्यादा लोग इनके मेंबर हैं। वैचारिक एक्सपेंशन हो रहा है या वैचारिक डिक्लाइन हो रहा है नीचे? ध्यान से सोचिए आप। जेरोन लेनियर ने एक और बात कही थी, इसलिए मुझे यह बात ध्यान आई कि यहां जितने भी रेडिकल विचार मिलते हैं या विचारधाराएं मिलती हैं, उनका लगातार प्रचार मिलता है, तो उससे यह लगता है कि यह विचारधारा की स्वतंत्रता का विस्तार हो रहा है या उस पर्टिकुलर विचारधारा का विस्तार हो रहा है। जेरोन लेनियर कहते हैं यह भ्रम है। असल में इस सिर्फ टेक्नोलॉजी की स्वतंत्रता का विस्तार हो रहा है, विचारधारा का विस्तार नहीं हो रहा है। अगर विचारधारा का विस्तार इससे होता तो मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन सबकी क्रांतिकारियों की रचनाएं, सारी रचनाएं इंटरनेट पर हैं। मार्क्सवाद तो फैल जाना चाहिए था। जेरोन लेनियर की बात सही है, विचारधारा के प्रचार से विचारधारा की स्वतंत्रता और उसके
क्षमता के विस्तार को नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह तो असल में इसकी टेक्नोलॉजी की स्वतंत्रता का और टेक्नोलॉजी की क्षमता का विस्तार है। और हम ये इल्यूजन अपने अंदर पाल लेते हैं कि यहां विचारधारा का विस्तार हो रहा है। विचारधारा का विस्तार सोशल मीडिया में कहने से, लिखने से, बोलने से नहीं हो सकता। कहां रहती है विचारधारा? विचारधारा आम लोगों के बीच में, नीचे जीवन में काम करती है। मीडिया में नहीं रहती, वो मीडिया में नहीं रहती। अगर विचारधारा का प्रचार करना है, प्रसार करना है, रेडिकल बनाना है और ज्यादा से ज्यादा क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार करना है, तो उसकी जमीन कहां है? वेबसाइट नहीं, इंटरनेट, सोशल मीडिया नहीं, उसकी जमीन है नीचे आम जनता के बीच में। सोशल मीडिया में जो रेडिकल विचारधारा के रूप और उनका प्रचार दिखाई देता है, वो असल में इस चीज का द्योतक है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का एक्सपेंशन हो रहा है। वो विचारधारा के एक्सपेंशन का द्योतक नहीं है। ये गलती नहीं करनी चाहिए, ये समझने में गलती नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये इस बात का द्योतक है कि आप मशीन की स्वतंत्रता को देखें, व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, मशीन की स्वतंत्रता। अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी महत्वपूर्ण होती और उसका विस्तार होता, तो एक सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करने की वजह से कश्मीर के जर्नलिस्ट को आतंकवाद विरोधी कानून में क्यों गिरफ्तार किया जाता? मशीन की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता के विस्तार को मनुष्य की सर्वोच्चता और स्वतंत्रता के विस्तार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। और ये सारी गलतियां यहीं हो रही हैं। आपको सोशल मीडिया में फोटो, कमेंट्स, तमाम किस्म की चीजें, अभी जो कमेंट्स आ रहे हैं ना लगातार, क्या है ये? ये सिर्फ चंचल अभिव्यक्ति है। इससे ज्यादा न इससे कम। इसे मनुष्य समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। अब हम इसके इस दार्शनिक पहलू को छोड़ दें और इसके जो दूसरा जो व्यावहारिक पहलू है, जहां पर कि सारी जंग लड़ी जा रही है, हम उसकी तरफ लौटें। मतलब हम इल्यूजन की तरफ लौटें। अभी हम रियलिटी में थे, अब इल्यूजन की तरफ लौटें। जो नेटवर्क ने जो दुनिया दी हमें, जिसमें कि हम लोग रमण कर रहे हैं, हमारी फ्रेंडशिप है, हमारे तमाम किस्म के कम्युनिकेशन हैं, उसमें व्यक्तिगत चैनलों का और व्यक्तिगत कम्युनिकेशन का सबसे ज्यादा विस्तार और उदय हुआ है। और व्यक्ति केंद्रित जो सार्वजनिक नेटवर्क है, उसका उदय हुआ है। मेरा जैसा व्यक्ति भी, जिसके पास में कुछ नहीं, खाली एक मोबाइल फोन है, और वो भी अभी एक फेसबुक लाइव के जरिए जो है वो अपने को पर्सनली कम्युनिकेट करने में सक्षम है। तो ये क्या है? व्यक्ति केंद्रित नेटवर्क है ये। आपने देखा होगा कि तमाम लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, तमाम लोगों ने चीजें अपने वो 5, 7, 4 लोगों के ग्रुप बना के वो लोग अपने कम्युनिकेट करते रहते हैं। तो यहां व्यक्ति केंद्रित कम्युनिकेशन नेटवर्क का एक बड़ा समूह विकसित हुआ है और उसने एक वैविध्यपूर्ण आर्टिफिशियल जो है वातावरण की सृष्टि की है। वैविध्यपूर्ण तो है वो, लेकिन वो है सब कृत्रिम, रियल नहीं है। और ये जो मीडिया आया है, खासतौर पर सोशल मीडिया जो आया और इंटरनेट जो आया, इसने
मीडिया जो पहले से प्रचलन में था, जिसे हम टेलीविजन के तौर पर जानते हैं, जिसे हम रेडियो के रूप में जानते हैं, हम अखबार के रूप में जानते हैं, पत्रिकाओं के रूप में जानते हैं, उस मीडिया का उसने समाजीकरण किया, उसका सोशलाइजेशन किया। मीडिया पहले से सोशल था, लेकिन टेलीविजन इंटरनेट के आने के बाद में अब अगर उस मीडिया को जिंदा रहना है तो उसे इस नेटवर्क में आना होगा। अगर उसे समाज में, जनता के बीच में अपनी जनप्रियता बचाए रखनी है तो उसे इस नेटवर्क में आना होगा। तो यह मीडिया के भी समाजीकरण की संभावनाएं पैदा करता है। उसी तरह सोशल मीडिया व्यक्तियों के लिए भी एक नए किस्म के समाजीकरण की संभावनाओं को जन्म देता है कि अगर आपको सरवाइव करना है तो आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, ट्विटर पे अकाउंट होना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ लिखना आना चाहिए, लिखने की आदत होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। और ये जो चीजें हैं, अगर मैं 1 2 3 करूं कि उच्च कोटि के व्यक्तिगत कम्युनिकेशन चैनलों का उदय, नंबर 1। नंबर 2, व्यक्ति केंद्रित सार्वजनिक नेटवर्क का प्रारंभ। नंबर 3, विशिष्ट किस्म की तकनीकी की उपलब्धता पर जोर। अब आपके पास जूम है तो आपका बढ़िया आएगा, आपका फेसबुक लाइव है तो उससे भी अच्छा आएगा। डिफरेंट टाइप के आपके पास नेटवर्क और तकनीक उपलब्ध होनी चाहिए। और नंबर 4, वैविध्यपूर्ण कृत्रिम वातावरण की सृष्टि। और नंबर 5, जो इस पूरे दौर में जो चीज पैदा हुई वो है मीडिया का नए सिरे से समाजीकरण। ये 5 स्ट्रक्चरल जो चेंज हैं वो इस सोशल मीडिया ने पैदा किए। और ये पांचों चीजें मिलके फेसबुक पर जो फ्रेंड्स हैं उनकी आदत, उनके संस्कार, उनके एटीट्यूड्स, इनको गहरे तौर पर वो प्रभावित कर रहा है और बना रहा है। और जो आपकी फ्रेंडशिप है उस फ्रेंडशिप को हाइपर फ्रेंडशिप में कन्वर्ट कर रहा है। मैं जानता ही नहीं हूं, मैं खाली महावीर सिंह खत्री को जानता हूं, पीयूष श्रीवास्तव को जानता हूं, जो मेरे सामने जिनके कमेंट्स हैं, मैं आराधना को जानता हूं, लेकिन बाकी लोगों को तो मैं नहीं जानता। अब ये सारे के सारे लोग मिलके जो मेरे सामने हैं या इसको सुन रहे हैं, ये मेरे अब क्या है, ये फ्रेंड नहीं है, ये हाइपर फ्रेंड हैं ये मेरे। और यहां पर ये क्यों है? ये अपनी पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, अपनी व्यक्तिगत रुचि की वजह से है। कुछ लोग तो हो सकता है कि मेरे दोस्त हैं तो इसलिए हैं, जो रियल सेंस में दोस्त हैं, और जो मेरे सचमुच में दोस्त हैं वो तो मतलब मेरा वक्तव्य सुनने ही नहीं आते क्योंकि उनका मानना यह है कि हम तो सब वैसे ही पढ़ते रहते हैं, वैसे ही तुम्हें जानते हैं, तो हमें मालूम है बहुत सारी चीजें ऐसे ही। तो यहां जो हम लोग आमने सामने उपस्थित हैं वो किस रूप में उपस्थित हैं? अनौपचारिक तौर पर। यहां जो फ्रेंडशिप है, यहां जो फ्रेंडशिप का कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। और यहां जो एक दूसरे से हम लोग चीज बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, टिप्पणियां लिख रहे हैं लोग, वो एकदम पर्सनलाइज्ड टिप्पणियां हैं, व्यक्तिगत हैं, लेकिन लिखी कहां जा रही हैं? पब्लिक स्पेस में। और इन सब से क्या चीज तय हो रही है? हम आप सब मिलके अपनी एक नई आइडेंटिटी बना रहे हैं। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं मतलब इंटरनेट पर लेक्चर दूंगा, मैंने भी नहीं सोचा था। ये भी मेरी एक नई आइडेंटिटी है। क्लास में तो पढ़ाने की मुझे आदत रही है, पब्लिक मीटिंग वगैरह में बोलने की आदत रही है। इंटरनेट में दाखिल होते ही, सोशल मीडिया में दाखिल होते ही जो एक दूसरी चीज, पहली चीज है कौन सी? कि आपकी जो मित्रों के साथ में जो संवाद होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो इनफॉर्मल होता है।
और दूसरी चीज जो कि घटित होती है वो ये कि आप या अस्मिता को मैनेज करते हैं। अब मैं जो अभी थोड़ी देर पहले जो कपड़ा पहने हुए था वो बिना आयरन का कपड़ा था। मैं जानता हूं बिना आयरन का कपड़ा पहनूंगा तो बड़ी मट्टी ख्वार होगी मेरी। तो मैंने एक बढ़िया सी शर्ट निकाली जिसमें कि आयरन की हुई है। इसी को मैं पिछले 5-6 दिन से पहन रहा हूं। अभी पहनता हूं, आपके सामने बैठा हुआ हूं, और जब बातचीत खत्म हो जाएगी उतार के रख दूंगा। फिर मैं अपना वही बिना आयरन किया हुआ धुला हुआ कुर्ता पहन के मैं रहूंगा दिन भर घर में। लेकिन अगर मैं बिना आयरन किया हुआ कपड़ा पहन के यहां बैठ जाऊंगा ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अब ये फोटो स्थायी हो गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने बाल बाल काट के आया हूं, मैं थोड़ा सा ठीक से मैं लगूं, मैं अच्छा दिखूं। मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी नहीं, सबकी कोशिश ये होती है जब वो दिखते हैं तो वो अपनी अस्मिता का प्रबंधन कर रहे होते हैं। नए सिरे से आइडेंटिटी मैनेजमेंट में आप लग जाते हैं। एक नए सिरे से अपनी आइडेंटिटी के निर्माण की कोशिश करते हैं। जब आप फेसबुक पर लिख रहे होते हैं, ब्लॉग पर लिख रहे होते हैं, आप ट्विटर पर लिख रहे होते हैं, तो वहां आप एक नए किस्म की आइडेंटिटी बनाते हैं अपनी, और उस आइडेंटिटी के जरिए आपकी अपनी मित्रता लोगों से बनती है, बिगड़ती है, वो सारी प्रक्रिया चलती रहती है। दोस्त कौन होंगे, किसकी सुनेंगे आप, किसको फेसबुक लाइव में सुनेंगे, ये आपका अपना निजी चयन होगा, ये आपकी चॉइस होगी। यानी पर्सनल चॉइस बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है सोशल मीडिया में। और पर्सनल चॉइस से भी ज्यादा जरूरी है आपका पर्सनल नियंत्रण। कई बार क्या होता है कि आप ऐसे व्यक्ति की बातें सुनते हैं जिससे बहुत गुस्सा आता है, तो आपका जो उसमें गुस्सा भी निकल जाता है। ये होता है और सुनते समय भी होता है। ये किसी की बहुत खराब पोस्ट पढ़ी, अपमानजनक पोस्ट पढ़ी, तो हमने इसके कस के गालियां लिखी। मैं आपको अपना अनुभव बता सकता हूं, मुझे भी ऐसा नहीं है, गालियां मुझे भी पड़ती हैं, लेकिन मैं कभी गुस्से में उसका जवाब नहीं देता। मैं इंतजार करता हूं और ठंडे दिल से काम करता हूं, क्योंकि आपका व्यक्तिगत तौर पर नियंत्रण बेहद जरूरी है जब आप इंटरनेट में मूव करते हैं, लिखते हैं। तो जिन लोगों की बात मुझे नापसंद लगती है और लगता है कि बहुत ही बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं, तो मैं उसमें कुछ व्यंग में टिप्पणी लिख के चला आता हूं मैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें नियंत्रण खोने से कोई फायदा नहीं है। वो दोस्त हैं। तो चॉइस और व्यक्तिगत नियंत्रण, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं इसमें, क्योंकि आपके यहां जो भी रिलेशन है ना, इसमें ज्यादातर लोगों के साथ में रिलेशन कौन सा है, वो वह रिलेशन है जो कि मीडिया ने बनाया है। आपकी जो फ्रेंडशिप है वो फेसबुक में ही बनी है, उसके पहले कहीं फ्रेंडशिप नहीं थी आपकी। एक अन्य चीज, ये जो फ्रेंडशिप में और फेसबुक पर लिखते समय, सोशल मीडिया में लिखते समय बहुत सारे मोरालिटी के इश्यूज आ जाते हैं ना, नैतिक प्रश्न उठ खड़े होते हैं। जैसे हमारे एक दोस्त ने हमसे पूछा कि यह कितना अनैतिक है कि आपके यहां मंदिर है और आप मार्क्सवादी भी हैं। अब बताइए, मैं गुस्सा हूं कि इसमें हंस के टालू मैं इसे। खराब टिप्पणी लिख देता है तो मेरे विद्यार्थी जो हैं, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत नाराज होते हैं। वो कहते हैं सर उसे ब्लॉक कर दो, वो बहुत खराब आदमी है, उसे ब्लॉक कर दो, वो बहुत खराब टिप्पणी लिखी है उसने, वो आपके ऊपर कीचड़ उछाल रहा है।
इंटरनेट में नैतिकता के प्रश्न इनमेटीरियल हैं, अप्रासंगिक हैं। अभी हुआ है ना, अभी हुआ है कि एक कोई लेखक मरा, तो उस लेखक पर दो लेखक लड़ गए आपस में, और इतना अनर्गल हुआ उसमें, इतना अनर्गल हुआ कि उसकी कोई तुलना ही नहीं है। दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। उसमें एक साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है और एक वह व्यक्ति है जिसको कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कभी भी मिल सकता है। किस बात पर? कि वो जो लेखक मर गया उसके बारे में ये बात क्यों कही, ये मॉरली ठीक नहीं है। इंटरनेट में मॉरलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। नैतिकता अनैतिकता एकदम अप्रासंगिक है। यहां हम लोग जो एकदम गुस्सा खाते रहते हैं ना, वो गुस्सा खाना बंद कर दें। क्योंकि यहां की कल्चर अलग है, इंटरनेट की कल्चर अलग है। इंटरनेट की कल्चर वो नहीं है जो आपकी सामान्य जीवन की कल्चर है। इंटरनेट सामान्य जीवन की बहुत सारी चीजें इसमें मिल सकती हैं, लेकिन नैतिकता का प्रश्न इंटरनेट में एकदम इररिलेवेंट है, एकदम प्रासंगिक नहीं है। अब होता क्या है कि आपका मतलब इसमें जो सोशल मीडिया का जो अपना खास हिसाब है, अब आप करते क्या है कि आप अच्छे नामी यशस्वी लोग आपके हों, कुछ प्रोफेसर हों, कुछ कॉलेज के प्रोफेसर हों, कुछ यूनिवर्सिटी के हों, कुछ पॉलिटिशियन हों, यशस्वी बड़े बड़े लोग हों, तो आपको लगता है आपकी हैसियत थोड़ी सी बढ़ गई। आप ये गलत फहमी है कि इससे आपका दर्जा ऊंचा उठता है। तो फिर मतलब ट्रंप का तो सबसे ऊंचा दर्जा है दुनिया में, और उसके बाद में मोदी का सबसे ऊंचा दर्जा है, क्योंकि उनको फॉलो करने वाले लोग दुनिया के सारे लोग हैं। और अकलमंदी के लिहाज से छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री हैं वो, बस अकलमंदी के लिहाज से ट्रंप और नरेंद्र मोदी दोनों का दर्जा किसी भी एक सामान्य बुद्धिजीवी से एकदम नीचे है, किसी भी एक सामान्य नागरिक के बराबर है। जीनियस से तो कोई तुलना ही नहीं है उनकी। तो अगर आप के दिमाग में यह इल्यूजन है कि आपके फेसबुक फ्रेंड्स में नामी ग्रामी प्रतिष्ठित ऊंचे दर्जे के लोग हैं और आप बड़े लोगों में सोशलाइज करते हैं, तो आप ये इल्यूजन पाले रखिए, किसी काम नहीं आएगा। जनरल मुशर्रफ के 20 लाख फॉलोअर थे। जनरल मुशर्रफ बड़े खुश थे कि पाकिस्तान में 20 लाख फॉलोअर हैं फेसबुक पर। तो जनरल मुशर्रफ ने तय किया कि अब वो पाकिस्तान लौटेंगे। जनरल मुशर्रफ जब एयरपोर्ट पर उतरे तो ट्रेजेडी ये घटी कि एयरपोर्ट पर उनको लेने के लिए 5 लोग नहीं आए। हां, 10-20 पुलिस वाले जरूर आ गए उनको गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि उनके खिलाफ एक कोई पुराना केस चल रहा था। अब उनको ये इल्यूजन के 20 लाख फॉलोअर, 25 लोगों ने भी जनरल मुशर्रफ के समर्थन में पाकिस्तान में जुलूस नहीं निकाला। फॉलोअर कितने थे? 20 लाख। हमारे यहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फॉलोअर इंटरनेट पर बहुत हैं। रियल स्थिति यह है कि उनके जिस शहर में वो रहते हैं वहां उनका कोई हिसाब किताब नहीं है।
आप मेरे कहने से आप थोड़ा सा बस कुछ नेताओं को आप उठा के देख लीजिए। राहुल गांधी के तो सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं ना, मोदी के बाद में राहुल गांधी, इनके दोनों के फॉलोअर बहुत हैं। और वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि अगर आप बनारस में जाके सिर्फ पता कर लें कि बनारस में कितने लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं, तो आप तय मान लीजिए 1000 से ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे। एमपी हैं वो वहां से, लेकिन इंटरनेट पर जब इंटरनेट पर वो फॉलो ही नहीं कर रहे, तो इंटरनेट पर जब वो लोग फॉलो ही नहीं कर रहे तो वहां नीचे असर क्या होगा उनका, जब वो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। तो ये इल्यूजन एक है कि वहां हम लोग जो फेसबुक में फ्रेंड बनाते हैं, वो फ्रेंड बनाते समय हम लोग ये ध्यान रखते हैं कौन किस ओहदे पर है, और ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन दोस्तों को, यशस्वी लोगों को हम अपनी मित्रता में शामिल करते हैं। तो ये जो मित्रता में जो रैंकिंग है, ये यूथ को बहुत अपील करती है कि सर वो जो प्रोफेसर है ना, उनके हम दोस्त हैं। अरे बेकार की चीज है ये, सबसे फालतू चीज है ये। असल में होता क्या है कि जब आप इस तरह से चयन करके अपने दोस्त बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी निर्मित कर रहे होते हैं कि हमारे इस सर्किल में कितने पढ़े लिखे लोग हैं। ये आप अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए करते हैं। इसमें आत्मीयता जैसी कोई चीज नहीं है, इसमें कोई लगाव जैसी भी कोई चीज नहीं है। एक ही तरह के लोगों के ग्रुप हैं, एक ही विचारधारा के लोगों के ग्रुप हैं, लेकिन उनमें कोई आत्मीयता और लगाव नहीं है। उल्टा हो सकता है। एक अन्य चीज, सोशल मीडिया ने एक पॉजिटिव काम तो किया है कि जो लोग डिस्कनेक्ट थे, जिन लोगों को हम भूल गए थे, जिन लोगों से हमारे इस बीच में संबंध खत्म हो गए थे, वो पुराने दोस्त अचानक हमें मिल गए। ये तो इसका पॉजिटिव पक्ष है। 30 साल पहले कोई लड़का हमारे साथ जेएनयू में पढ़ा था, वो अचानक हमें मिल गया, हम बहुत खुश हुए। जब वो हमारे साथ पढ़ता था तो वो एसएफआई के पोस्टर लगाता था, अब जब मिला है तो वो बीजेपी के पोस्टर लगा रहा है। अब आपके लिए शॉकिंग है ये? मीडिया में, सोशल मीडिया में खास तौर पर ये एक अच्छा पक्ष है उसका कि आपके तमाम बिछुड़े दोस्त जो देश देशांतर में फैले हुए हैं, जिन्हें आप भूल गए थे, वे दोस्त आपको खोज लेते हैं और वे आपसे जुड़ जाते हैं, और इसके जरिए वे पुराने संबंधों को पुनरुज्जीवित कर लेते हैं। तो फ्रेंडशिप में एक नया पक्ष तो इससे बनता है, और इस नए पक्ष ने एक सामान्य सी चीज पैदा की है कि एक इल्यूजन तो पैदा किया है कि फेसबुक से फ्रेंडशिप तो बनती है। फ्रेंडशिप बनती है, लेकिन उन्हीं लोगों से फ्रेंडशिप आपकी पुख्ता बनती है जिन्हें आप जानते हैं फिजिकली, जो आपके साथ रहे हैं, जिन्होंने अपना मूल्यवान समय बचपन में, जवानी में आपके साथ खर्च किया है। वे अगर आपको मिल जाते हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल के अंतराल के बाद, तो निश्चित तौर पर वहां आपका एक कम्युनिकेशन रिवाइव करता है। लेकिन ये मित्रता में कन्वर्ट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो बात मैंने इनिशियली कही थी, यहां जो कम्युनिकेशन है वो किसका कम्युनिकेशन है? यहां सिर्फ विचार का कम्युनिकेशन है। यहां मित्रता के विचार का कम्युनिकेशन है, मित्रता नहीं है। आप लिखते हैं ना आई लव यू,
वो भी लिखता है आई लव यू। तो कौन सी चीज कम्युनिकेट हुई हुई या ये पंक्तियां हुई? सिर्फ पंक्तियां हुई, फीलिंग्स नहीं हुई। फीलिंग्स तब कम्युनिकेट होगी जब आप सामने बोलेंगे। जब आप लिखकर कहेंगे तो आपकी अनुभूति कम्युनिकेट नहीं होती, आपका सिर्फ विचार कम्युनिकेट होता है। इसी अर्थ में जर्नल लेनियर ने कहा था कि बोलना इसमें महत्वपूर्ण है। जब आप सामने आमने बात करते हैं, स्काइप में बात कर रहे होते हैं और दूसरे सोशल मीडिया के रूपों में बात कर रहे होते हैं जो इसके कम्युनिकेशन के, जिसमें कि आप लाइव बातचीत करते हैं, क्योंकि आप जब जीवंत तौर पर देखते हैं तो आप आत्मा का संवाद करते हैं, और जब पंक्तियां लिखते हैं तो वहां आत्मा नहीं होती, वहां आपकी संवेदनाएं नहीं होती, वहां सिर्फ भाषा होती है और वहां सिर्फ विचार होता है। वो चाहे जितने पावरफुल ढंग से व्यक्त किया जाए, वहां सिर्फ भाषा होगी और विचार होगा, वहां संवेदनाएं नहीं होंगी। अब आप जब कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी को लिखकर, जो कि भाषा में है, जहां संवेदनाएं नहीं है लेकिन आपका आइडिया है, विचार है, तो वहां आपने क्या किया कि जैसा कि हम लोग कर रहे हैं आजकल, वो व्हाट्सएप में और दूसरी जगह जो तमाम किस्म के ग्रुप्स बनाए हुए उनमें हम लोग करते हैं, तो हमने एक काल्पनिक समुदाय बनाया हुआ है अपना। और काल्पनिक समुदाय के सब लोग मेंबर हैं। उस काल्पनिक समुदाय में कुछ हमने विशिष्ट कैटेगरी भी बना सकते हैं हम लोग। कुछ ऐसी भी कैटेगरी बना सकते हैं जो सर्वोपरि कैटेगरी हो। और वहां लिखते समय, वहां बोलते समय, या मैं यहां जो बोल रहा हूं, मैंने अपनी चालाकी से मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि जो आप लोग वहां टिप्पणियां लिख रहे हैं, मैं उनका रेस्पॉन्स नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं आपके दबाव में नहीं आना चाहता। बेहतर तो यही होता कि मैं आपकी टिप्पणियां पढ़ता, उसके साथ में डायलॉग करता और फिर आगे बढ़ाता अपनी बात को। लेकिन मैंने जानबूझ के ये चीज अपनी सुविधा के लिए और अपनी रक्षा के लिए मैंने ये इजाद किया कि मैं अपनी बात रखूंगा, आपकी बात पढ़ लूंगा, और उसमें से मुझे कोई काम की चीज लगेगी तो उसे मैं इस्तेमाल कर लूंगा, लेकिन मैं इसके उत्तर प्रत्युत्तर में नहीं जाऊंगा। तो आप जब बोलते हैं तो किसके लिए बोलते हैं? आप अन्य पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए बोलते हैं। और अगर आपने अन्य की बात में आप आए तो फिर अन्य का प्रेशर आपके ऊपर आएगा। तो मैं सिर्फ अन्य के प्रेशर से अपने को बचाने के लिए मैं जो टिप्पणियां सामने लिखी जा रही हैं, जो पर्दे में मेरे सामने आ रही हैं लगातार, अनेक लोगों ने लिखा है उस पर, अगर मैं उनका जवाब दूंगा तो, या ऑब्जेक्टिवली देखें तो व्यक्ति जब बोलता है तो वो हमेशा अन्य के प्रेशर में बोलता है। मैंने अपने लिए ये रास्ता निकाल लिया कि मैं प्रेशर में नहीं आऊंगा और मैं अपनी बात कहूंगा और आप मेरे प्रेशर में आए, ना आए तो ना आए, लेकिन मैंने अपने लिए एक रास्ता निकाल लिया। और यह काम करते समय आप अपने अतिक्रमण करते हैं। जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आप सिर्फ सेल्फ से कम्युनिकेट नहीं करते, अदर्स से कम्युनिकेट करते हैं, अन्य लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, और अन्य लोगों से कम्युनिकेट करते हुए आप अपने दायरे को बदलते हैं, अपने पर्सनल दायरे के बाहर जाते हैं।
यहां कौन सी चीज है? अगर मैं आपकी बात मानूं और आपकी हर टिप्पणी पर रेस्पॉन्स देना शुरू करूं, तब आपका शासन होगा। मैं चूंकि पढ़ा लिखा हूं तो थोड़ा सा जानता हूं उसकी, तो उसके रास्ते भी जानता हूं मैं। तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए क्या किया हुआ है, यहां मेरी सरकार है, यहां मेरा शासन है, मैं बोल रहा हूं मेरा शासन है। मैं यहां जो कुछ बोल रहा हूं वो निजी तौर पर बोल रहा हूं और मैं उसे कंट्रोल करता हूं। इसी को कहते हैं इंटरपर्सनल इंडिविजुअलिज्म या व्यक्तिवाद। आप अपना शासन रखें, अपनी बात कहें और व्यक्तिगत कार्य व्यापार को अपने ही नियंत्रण में रखें। जो ही मैं स्लिप करके मैं जाऊंगा कि वहां जो टिप्पणियां लिखी जा रही हैं उनको मैं रेस्पॉन्स देना शुरू करूं। मसलन एक छोटी सी चीज है कि अब जैसे महेश वशिष्ठ जी ने कहा प्रणाम सर, तो मैंने भी कहा नमस्कार। अब अचानक नमस्कार आती शुरू होंगी तो मालूम पड़ा 15-20 लोगों ने नमस्कार की, तो मैंने सबको नमस्कार करना शुरू की। तो उसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली इसका परिणाम यह हुआ कि मैं अपनी गति से नहीं, आपकी गति से चलूंगा। मैं अपने वक्तव्य पर नियंत्रण नहीं रख सकता, आप मेरे वक्तव्य को नियंत्रित करेंगे। इसलिए मैं दोस्तों की नमस्कार प्रणाम का भी जवाब नहीं देता, बहुत ही असभ्य ढंग से पेश आता हूं मैं, क्योंकि मुझे अपने वक्तव्य को नियंत्रित स्वयं करना है। यह मेरा संसार है, यह मेरी सरकार है, मैं अपने वक्तव्य का नियंता स्वयं हूं। पेश किसके लिए कर रहा हूं? दूसरों के लिए, अदर्स के लिए। वे इसमें रुचि लें, वे इसको माने, एंजॉय करें, वे मेरे प्रेशर में आए। और इसने एक नई किस्म की चीज पैदा की है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं भी अपनी इस इमेज के बारे में नहीं जानता था कि मैं इस तरह से पेश कर सकता हूं अपने को, मैं नहीं जानता था। मुझे धीरे धीरे इसमें मजा आने लगा है। जब आप सोशल मीडिया में लिखते हैं तो आपको एक मजा आता है उसका, और अब बोल रहे हैं तो और भी मजा आ रहा है उसमें। तो सोशल मीडिया जो बड़ा काम करता है वो क्या करता है? स्व का यानी सेल्फ का एक तरह से नवीनीकरण करता है, जीर्णोद्धार करता है। आप जैसे हैं, जैसे रहे हैं, सोशल मीडिया में आने के बाद में आपकी पुरानी इमारत धीरे धीरे डहनी शुरू हो जाती है। या जैसे कहें ना, सांप जो है ना वो अपनी कैंचुल छोड़ना शुरू कर देता है और फिर वो नई कैंचुल धारण करता है। तो सोशल मीडिया में जाते समय, लिखते समय, पेश करते समय कौन सी चीज होती है? स्व का नवीनीकरण तो होता ही है, उसका जीर्णोद्धार होता ही है। ये वर्चुअल नवीनीकरण है, एक्चुअल में नहीं हो पाता, वर्चुअली होता है। और आप अपने को प्रेजेंटेबल बनाते हैं। बाजार की भाषा में कहें कि आप अपने को बिक्री योग्य बनाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया में यह बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप अपने को कैसे पेश करते हैं। क्योंकि वहां हर चीज किस पर निर्भर करती है? स्व की प्रस्तुति पर और स्व की नवीनीकरण की प्रक्रियाओं पर। लास्ट चीज जो कि इस पूरे प्रसंग में बहुत महत्वपूर्ण है, जर्नल लेनियर पर भी मैं बात खत्म करूंगा मैं। मैंने अभी हम लोग क्या हैं? जब से हम सोशल मीडिया में आए हैं, जब से हम लोगों ने मोबाइल लिया है, कंप्यूटर खरीदा है, लैपटॉप खरीदा है, हम लोग क्या हैं?
जेरोन लेनियर की भाषा में कहें कि हम लोग अब गजेट्स बन गए हैं। आदमी थोड़े ही रहे हैं हम लोग। हमारा एक सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट है, हमारे पास एक मोबाइल है, हमारे पास एक लैपटॉप है। मनुष्य से कम्युनिकेशन घटा है और मनुष्य का मशीन के साथ में कम्युनिकेशन बढ़ा है, या तकनीक के साथ में कम्युनिकेशन बढ़ा है। पहले हम अधिक से अधिक बात कितने लोगों से कर सकते थे? वही जो सामने होते थे उन्हीं से तो बात कर सकते थे हम। वही हमारी शक्ति थी, वही हमारी ताकत थी। अधिक से अधिक हम जाते थे, क्लास गए तो जो 20, 25, 50, 100 विद्यार्थी हैं उन्हीं के बीच में बोलेंगे, वही सुनेंगे। या कहीं सेमिनार में गए तो वहां 20, 25, 50 विद्यार्थी सुनेंगे और बोलेंगे हम। वही हमारी सीमित शक्ति का द्योतक था। लेकिन नए जो सोशल मीडिया के आने के बाद में मेरी शक्ति का विस्तार हुआ है, मेरी कम्युनिकेशन शक्ति का विस्तार हुआ है। तो जो नई जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है? वो स्वयं का ही एक्सटेंशन है। वो टेक्नोलॉजी कोई कहीं और दूसरी जगह से रिलेट करके अपना एक्सटेंशन नहीं कर रही है। ये गैजेट्स क्या है? ये गैजेट्स जो है वो मनुष्य की जो आइडेंटिटी है उसका ही रूपांतरण कर रहे हैं। और जाहिर है कि इसमें स्टेटस का मामला है। जो आईफोन यूज करते हैं उनका स्टेटस अलग है, और जो मेरे जैसे लोग हैं जो कि साधारण आईएम का वाला फोन यूज कर रहे हैं, चाइनीज, उनका स्टेटस अलग है। और भी चीजें हैं इसमें जिससे आप इसकी सोशल इंजीनियरिंग का अंदाजा लगा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी जब आती है तो वो टेक्नोलॉजी खाली नहीं आती, वो अपने साथ में जो चीज लेकर आती है वो ये कि वो मानवीय गतिविधियों का एक्सटेंशन लेकर आती है। टेक्नोलॉजी के जितने भी रूप हमारे बीच में प्रचलन में हैं, वे मनुष्य के किसी ना किसी शारीरिक अंग से जुड़े हुए हैं। मसलन वेब कैम्स का संबंध किससे है? वेब कैम का संबंध आपकी आंखों से है। और मोबाइल का संबंध किससे है? कान से। और ये दोनों काम क्या कर रहे हैं? वेब कैम या मोबाइल, ये दोनों क्या काम कर रहे हैं? ये आपकी मेमोरी के विस्तार का काम कर रहे हैं। अभी मैं आपके सामने भाषण दूंगा, बोल रहा हूं ये लगातार, और बोलने के बाद में ये अब मेरी मेमोरी के लिए हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। ये फेसबुक पर ये हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। अब इसको अगले 10,000 साल तक कोई आदमी टच नहीं कर सकता जब तक फेसबुक इसे डैमेज ना करे। अपने आप अब कोई डैमेज नहीं कर सकता इसे। नई जो टेक्नोलॉजी है, उस नई टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि हमारी स्मृति के विस्तार का काम किया है और स्मृति के अंग के तौर पर अपना विकास किया है। इसके जरिए आप अपने को इस टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं और अपने को दुनिया से जोड़ते हैं। इसने जो एक नई संस्कृति पैदा की है, जेरोन लेनियर उसे डिजिटल माओवादी कहते हैं। जो लोग माओवाद शब्द को देख के भड़कते हैं ना, वो थोड़ा जेरोन लेनियर के द्वारा जो इसमें डिजिटल माओवादी शब्द का प्रयोग किया गया अपने लेखन में, उसको देखें ध्यान से। ये जो माओवाद का प्रयोग किया गया, उस माओवाद के प्रयोग के पीछे उसका एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। वो ये कि
ये जो डिजिटल माओवादी था वो कैसा था? वो कहते हैं कि ये जो इंटरनेट की कल्चर है, साइबर की कल्चर है, जो तमाम किस्म का जो सरंजाम आया है, ये एक्चुअली आदिवासियों की संस्कृति के खुलेपन से मिलता जुलता है। जैसे आदिवासियों के जीवन में एक साझा सृजनात्मकता होती है, वही साझा सृजनात्मकता इस टेक्नोलॉजी की कल्चर में भी है, और वही ओपननेस है। फर्क यह है कि यहां कंप्यूटर साइंस का आर्टिफिशियल माइंड, कृत्रिम विवेक इससे जुड़ा हुआ है। इसकी सामान्य विशेषता है कि यह संदर्भ विरोधी है। यानी एक फाइल दूसरी जगह आप आराम से शिफ्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। एक जगह का मैसेज दूसरी जगह आराम से शिफ्ट करके संदर्भ के बिना आप इधर उधर पेस्ट कर सकते हैं। एंटी कंटेक्स्ट, एंटी संदर्भ, संदर्भ विरोधी इसकी एक सामान्य विशेषता है। होता है ना, कई बार ये होता है ना कि आपका जो वीडियो है उस पर, आपका फोटो है उस पर कोई दूसरा फोटो सांट दिया, चेहरा किसी और का लगा दिया। मनमोहन सिंह के साथ ये खूब हुआ है, अब मोदी के साथ हो रहा है, सोनिया गांधी के साथ बहुत हो चुका है ये। तो इस कल्चर में एक इनबिल्ट प्रॉब्लम है, वो क्या है कि ये संदर्भ विरोध की कल्चर है। ये यह चीजें उसके संदर्भ में देखने की आदत नहीं है लोगों को, क्योंकि लोग कट पेस्ट का जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसने एक नए किस्म के संकट को जन्म दिया है। या ये कह सकते हैं कि बिना संदर्भ के यहां चीजें साझा की जा सकती हैं। और बिना संदर्भ के जो चीजें साझा की जा सकती हैं, इसकी राजधानी कहां है? इस कल्चर की राजधानी सिलिकॉन वैली। पहले हमारी दोस्ती होती थी, उसका एक संदर्भ होता था। अब हमारी यहां जो फ्रेंडशिप हो रही है उसका कोई संदर्भ नहीं है। मेरी कोई पोस्ट किसी ने पढ़ी, उसने दूसरे को कहा, अरे तुमको अगर अच्छी चीज पढ़नी है तो उनके साथ जुड़ जाओ। वो मेरे साथ जुड़ गया। पहले एक संदर्भ होता था जिसकी वजह से लोग जुड़ते थे, अभी बिना किसी संदर्भ के जुड़ते हैं। तो यहां वो व्यक्ति जुड़ा या उसका विचार जुड़ा या नाम जुड़ा खाली? बीएम प्रसाद जी पूछ रहे हैं कि साझा सृजनात्मकता और व्यक्तिवादी ये दोनों सच कैसे हैं? व्यक्तिवादी इसलिए क्योंकि यहां व्यक्तिवादी ढंग से काम होता है। यहां पर्सन ही केंद्र में, यहां समुदाय केंद्र में नहीं है। और यहां जो सामुदायिकता है वो एकदम ट्राइबल सामुदायिकता है। मैं कोई पोस्ट लिखता हूं, आप लगातार उस पोस्ट को शेयर करते हैं क्योंकि आप मुझे अच्छा दोस्त मानते हैं अपना। मैंने आपके दर्शन नहीं किए अभी तक, लेकिन फिर भी आप मेरी पोस्ट शेयर करते हैं। मुझसे आप तीखे सवाल पूछते हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे प्यार करते हैं। लेकिन मैंने आपको देखा नहीं कभी भी। इसे कहते हैं साझा भावबोध, जो कि सिर्फ आदिवासी संस्कृति में है। इसीलिए उसे जनरल लेनियर ने माओवादी की संज्ञा दी। इसने एक पूरी, अगर आप टोटलिटी में देखें, इसे समग्रता में देखें, क्या चीज करनी चाहिए? साइबर कल्चर का, साइबर स्पेस का, सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें रियल लोग पार्टिसिपेट करें।
ज्यादा से ज्यादा रियल लोग बोलें, रियल लोग लिखें। दिक्कत यह है कि इसमें एक बड़ा हिस्सा है जो कि अनरियल लोगों का है, फेक है। अब देखिए कितने करोड़ों अकाउंट हैं जो कि एकदम फेक हैं फेसबुक में, उनका कोई आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर नेटवर्क में अमूर्त लोग रहेंगे तो नेटवर्क अर्थहीन हो जाएगा। मेरी अगर किसी पोस्ट को जिंदा 5 लोग पसंद करते हैं, आई फील वेरी हैप्पी। मेरी अगर पोस्ट को अमूर्त 10 लाख लोग पसंद करते हैं, आई फील वेरी डिस्टर्ब। नेटवर्क में शिरकत करने वालों का एक बड़ा हिस्सा है। आप एक बार बीजेपी के पक्ष में चले जाइए और बीजेपी के साइबर सेल के किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि आप बीजेपी के पक्ष में लिखते हैं, तो आप तय मान लीजिए फेक इतनी लाइक आएंगी कि आप परेशान हो जाएंगे। आधा घंटे में आपको 500 लोग लाइक करके चले जाएंगे। एग्जिस्ट नहीं करते वो 500 लोग, एग्जिस्ट नहीं करते वो असल में 2-4 लोगों के पास में ही 500 अकाउंट हैं। सो नेटवर्क को जीवंत बनाने के लिए जरूरी है कि इसमें रियल लोग पार्टिसिपेट करें, और अमूर्त लोग इसमें जितना पार्टिसिपेट करेंगे वो उसका नुकसान करेंगे। रियल आदमी के साथ में आप डायलॉग कर सकते हैं। मैं एक घटना बता रहा हूं आपको। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक पोस्ट देखी फेसबुक पर कश्मीर पर। अब वो आरएसएस के साथ हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और वो कनाडा में बिजनेस करते हैं। जेएनयू में मेरे साथ पढ़े थे वो। अब जब उन्होंने पोस्ट लगाई तो मैंने उस पर टिप्पणी की, और टिप्पणी की तो उनकी जो वीकनेस थी उसको मैंने हाईलाइट किया कि नहीं आप ये ठीक नहीं कह रहे। तो मेरी बात नहीं मानी उन्होंने, तो मैंने उन्हें प्रमाण दिए। अब वो फंस गए चक्कर में। अब उनकी स्थिति थोड़ी सी परेशान की हुई, तो उन्होंने कहा फोन नंबर दो, तो मैंने फोन नंबर दे दिया। अब उन्होंने फोन किया और फोन किया, फिर समझाया, फिर बोले। क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट पर लिखा कि मैं अभी कनाडा से बाहर तुर्की निकला हुआ हूं, इस्तांबुल हूं, इसलिए जगदीश्वर जी की बात का मैं बाद में जवाब दूंगा। बाद नहीं आता कभी भी। रियल आदमी होगा तो वह निश्चित तौर पर वो आपको समझेगा, वो रिट्रीट करेगा, पीछे जाएगा। और अनरियल होगा। अनरियल कौन से हैं? अमूर्त लोग कौन से हैं? वे जो तमाम किस्म की व्हाट्सएप से, जो उनके पास में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो मैसेज आते रहते हैं, उन्हें धड़ाधड़ पोस्ट करते रहते हैं। उसको वो न डिफेंड करने की स्थिति में होते हैं, ना एक्सप्लेन करने की स्थिति में होते हैं। वो खाली पोस्ट करते हैं और निकल जाते हैं। अगर उनका लिखा हुआ हो तो वो उसे डिफेंड करें, एक्सप्लेन करें। जेरोन लेनियर कहते हैं कि इस नेटवर्क को जीवंत बनाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि इसे अमूर्त लोगों से मुक्त किया जाए और इसमें जिंदा लोग शामिल किए जाएं। अगर रियल लोग इस नेटवर्क में पार्टिसिपेट करेंगे तो यह नेटवर्क अर्थवान बनेगा। नेटवर्क की अर्थवत्ता रियल लोगों से है, अनरियल लोगों से नहीं, अमूर्त लोगों से नहीं। तो फ्रेंडशिप हो, तो जो फ्रेंड है, क्या उसने कभी फोन किया आपको? कभी आप उसके शहर में गए तो क्या उसने मिलने की कोशिश की आपसे? या वो आपके शहर आया तो उसने मिलने की कोशिश की? अरे भाई, मित्रता का वेरिफिकेशन तो होना चाहिए, और वो फिजिकल वेरिफिकेशन है। ये जो गुमनाम जो फ्रेंडशिप है, इस गुमनाम फ्रेंडशिप को कॉन्क्रीट फ्रेंडशिप में कन्वर्ट करने की कोशिश होनी चाहिए। और वही चीज सोशल मीडिया को अर्थवान बनाती है।
वही चीज आपकी मित्रता को ठोस मित्रता में कन्वर्ट करती है, वर्चुअल मित्रता को रियल मित्रता में कन्वर्ट करती है, और वही चीज आपके अंदर रियल लगाव पैदा करती है। अन्यथा तो आपका लगाव नहीं होगा। बस मैंने लिखा और आपने फेसबुक पे आई लव यू लिख दिया, तो आप समझ सकते हैं कैसा होगा मेरा प्यार। वो उतना ही है जितने में शब्द लिखे हैं, बस उससे ज्यादा नहीं। उन शब्दों में संवेदना नहीं होती, क्योंकि उस शब्दों के साथ जुड़े हुए व्यक्ति ने या दो व्यक्तियों ने आपस में संवाद नहीं किया, वो कभी मिले ही नहीं। तो हम में से ज्यादातर लोग करते क्या है कि वो उनके पास में वर्चुअल फ्रेंडशिप होती है, तो वर्चुअल फ्रेंडशिप में वर्चुअल ही लगाव होगा, यानी सिर्फ भाषिक बाचिक लगाव होगा। बाचिक और भाषिक ही दुखी होंगे और बाचिक और भाषिक ही सुखी होंगे। न रियल में दुखी होंगे न रियल में सुखी होंगे। तो कैसी दुनिया बनेगी? अमूर्त मित्रों की कैसी दुनिया बनेगी? अमूर्त मित्रों की अमूर्त दुनिया बनेगी, जिसमें कोई रियलिटी नहीं होगी, एक आर्टिफिशियल दुनिया होगी। नेटवर्क की मित्रता रियल मित्रता में कन्वर्ट करे, इसके लिए जरूरी है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हो, फिजिकल कम्युनिकेशन हो, एक दूसरे को जाने, परिचय दें, बोलें, बात करें। और वही जगह आपको मनुष्य बनने के लिए तैयार करती है, आपका मनुष्य के तौर पर नवीकरण करती है, और वही आपकी फिर बाद में ताकत बनती है। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो मैं खूब आरएसएस के खिलाफ लिखता हूं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि वो मुझे प्यार नहीं करते, वो बहुत प्यार करते हैं। उनमें से कुछ लोगों को मैं ब्लॉक भी कर चुका हूं, लेकिन इसके बावजूद वो मुझे प्यार करते हैं, मैं जानता हूं। उसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं, अगर मैं न लिखूं तो वो चिंतित होते हैं, तबीयत ठीक है तो आज कुछ लिखा नहीं आपने। नहीं, बीएम प्रसाद जी नहीं, जैरो नहीं, जैरोन लेनियर। उसकी पुस्तक का, जैरोन लेनियर की पुस्तक का नाम ही है जिसे मैं कह के मैं बात खत्म कर रहा हूं, आई एम नॉट गजेट्स, मैं वस्तु नहीं हूं। और यही हमारी फ्रेंडशिप पर सबसे अच्छी गिफ्ट हो सकती है एक दूसरे के लिए, कि हम वस्तु नहीं है। फेसबुक में रहते हुए हम अमूर्त कम्युनिकेट नहीं करेंगे, गुमनाम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हम मूर्त कम्युनिकेट करेंगे। हम रियल लोगों की तरह कम्युनिकेट करेंगे, रियल लोगों की तरह रियल कनेक्शन रखेंगे, रियल संपर्क रखेंगे। तब हम रियल में अपनी दोस्त बनेंगे और रियल लगाव पैदा होगा। फेसबुक में रहेंगे खाली, और फेसबुक में ही मिलेंगे, और फेसबुक में ही दुख व्यक्त करेंगे, फेसबुक में ही श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे, तो जाहिर है कि वो सारा का सारा सिर्फ विचारों का खेल होगा, वह भाषा का ही आदान प्रदान होगा, वहां संवेदनाएं नहीं होगी, मानवीय अनुभूति नहीं होगी, वह मनुष्य नहीं होगा। इसीलिए जैरोन लेनियर ने कहा था कि सॉफ्टवेयर सिर्फ विचार है। सॉफ्टवेयर को अगर विचार के दायरे से बाहर लाना है तो वहां रियल पार्टिसिपेशन बेहद जरूरी है। फिलहाल इतना ही रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।